स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति। सबसे पहले बताता हूं आपको कि आज राजनीति के मैनिफेस्टो में खबर क्या है। आज की लीड स्टोरी में बात करेंगे कांवड़ पथ पर योगी के त्रिनेत्र। सावन शुरू होते ही कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने क्या क्या इंतजाम किए, आज आपको पूरी लिस्ट में आज दिखाने जा रहा हूं। फिर दिखाऊंगा आपको कांवड़ सेना के निकलते ही कैसे मटन मंडी पर ताले पड़ गए, इसके पीछे की वजह और ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाऊंगा आपको। फिर बात होगी पीएम मोदी और सीएम योगी पर भड़काऊ बयान देने वाले इरशाद की, और अब इरशाद के ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है उसके लाइव सबूत आपके सामने हो। फिर दिखाऊंगा मैं आपको कि मॉनसून के आगे सिस्टम कैसे नाकाम हुआ, और बताऊंगा कि आखिर मरते मरते आम लोगों का इस मौत का जिम्मेदार कौन। अगले हिस्से बताऊंगा आपको छांगुर बाबा के 500 करोड़ की कन्वर्जन फैक्ट्री के बारे में, और इस रैकेट का पाकिस्तान से, नेपाल से और सऊदी से कनेक्शन क्या है, ये पूरी रिपोर्ट सामने होगी आप। फिर दिखाऊंगा आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी टेनिस प्लेयर बेटी को क्यों मार डाला, ये मर्डर मिस्ट्री के पीछे की थ्योरी क्या है, वो आज राजनीति में डीकोड होने जा रही है। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको कि लाखों शिव भक्तों की आस्था, सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा सावन की शुरुआत के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ शुरू हो चुकी है। हर रास्ते पर शिव भक्तों का समंदर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा, बल्कि खुद भी कमान संभाली है, और संवेदनशील रूट यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। यहां हजारों पुलिसकर्मी, यहां ड्रोन लगा दिए गए, यहां कमांड सेंटर को एक्टिव कर दिया गया है, और खुद इसका कंट्रोल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने सावन में शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के बंदोबस्त किए। कांवड़ पथ पर कांवड़ियों की सुविधा के इंतजाम किए जा चुके हैं। संवेदनशील जिलों में चिन्हित असामाजिक तत्वों को पर पाबंदी लगाई जा रही है, और उनको नोटिस भी थमाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेंगे उनके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया गया है, और कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, पूरे श्रावण मास के दौरान ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ये कांवड़िए गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें, इसके लिए भी कई तरीकों को अपनाया गया। सावन की शुरुआत होते ही जैसे उत्तर भारत पर भगवा रंग चढ़ गया है। हर सड़क, हर मोड़, हर पगडंडी शिव भक्तों के जोश, श्रद्धा और संकल्प से लबरेज है। लाखों कांवड़िए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार से गौमुख तक गंगा जल लेने निकल चुके हैं। सड़कें भगवा रंग में रंग चुकी हैं और माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया है। इस बार कांवड़ यात्रा किसी भी तरह की लापरवाही, हिंसा या अराजकता का शिकार न बने, इसीलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ कमांड का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। कांवड़ यात्रा का सबसे व्यस्त और संवेदनशील रूट वेस्ट यूपी से होकर गुजरता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, बागपत वेस्ट यूपी का सबसे सेंसिटिव बेल्ट। इसी बेल्ट से कांवड़ यात्रा सबसे ज्यादा गुजरती है, और यहीं सबसे ज्यादा साजिशें और उकसावे का खतरा भी होता है। इसीलिए इस कांवड़ रूट को पूरी तरह अभेद्य बनाया गया है। मुजफ्फरनगर इस रूट का सबसे सेंसिटिव जोन है, इसीलिए यहाँ योगी की पुलिस फुल ऑन एक्टिव मोड में है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने करीब 2000 बदमाशों की पहचान की है। इनमें से 1200 के करीब पर नजर रखते हुए उन्हें नोटिस थमा दिए गए हैं। रूट पर 4000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। जो भी उपद्रव या माहौल बिगाड़ने की साजिश रचेगा, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई तय है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कांवड़ कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया, यानी यहाँ से ही आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, आपको इस कांवड़ कंट्रोल रूम से नजर आएगी, और यहीं से एक लोगों पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो संदिग्ध हो या फिर कांवड़ियों। यूपी में सर बहुत अच्छी फोर्स, बहुत अच्छी सुविधा। सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, आपको नजर आया? बहुत बढ़िया है, बोले बहुत बढ़िया। यूपी के अंदर बहुत बढ़िया सुरक्षा है। सुरक्षा दिखा सड़कों पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले पुलिस नजर आ रही है? हाँ, पुलिस। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बोले कुछ दिक्कत, खाने पीने में कोई दिक्कत हो रही है? ओके है, बोले सब कुछ। कांवड़ यात्रा को लेकर सिर्फ सरकार ही नहीं, धार्मिक संस्थाएं भी कमर कस चुकी हैं। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर प्रशासन ने एक अलग पहल की है। कांवड़ फोर्स का गठन कर दिया है। ये कोई पुलिस या सरकारी फोर्स नहीं, बल्कि साधु संतों और मंदिर से जुड़े सेवकों की वो टीम है
जो अब खुद कांवड़ यात्रियों की सेवा और सुरक्षा के लिए मैदान में उतर चुकी है। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप मामूली फोर्स मत समझिए। ये वो फोर्स है जो कि मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं उनका निरीक्षण करेगी। ये पूरी जो मंदिर की तरफ से ये पूरी जो फोर्स है वो यहाँ पर बनाई गई है। और ये साधु संत समाज के जो लोग हैं ये देखेंगे जाकर कि कहीं जो दुकानें हैं, जो प्रसाद की दुकानें हैं, उसमें मिलावट तो नहीं है, कहीं साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। उसको लेकर इन्होंने मंदिर की अपनी ही एक जो सेना है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है। संभल में भी पुलिस प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी रणनीति के तहत 350 लोगों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर पाबंद किया गया है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, हर गली मोहल्ले में बीट पुलिस तैनात है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 टूक ऑर्डर है कि कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राजू राज और प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांवड़ पथ को कैसे एकदम टाइट सिक्योरिटी में लिया जा रहा है बताते हैं आपको। सफाई और मरम्मत 1 महीने पहले से रूट पर शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट अलर्ट पहले से कर दिया गया है। हर कुछ किलोमीटर पर राहत कैंप बनाए गए हैं जहां ठहरने, जलपान और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। संवेदनशील जिलों में सख्त निगरानी की जा रही है। उपद्रवियों पर कार्रवाई की जा रही है। डीजे की आवाज को लेकर सख्त नियम बना दिए गए हैं और डीजे की आवाज कितनी होगी इसकी लिमिट तय कर दी गई। सीसीटीवी ड्रोन से चौकस निगरानी कर दी गई है। हजारों कैमरे हैं जो कि 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहेंगे। ये पूरी तरीके से कांवड़ पथ को गड्ढा मुक्त किया गया और कांवड़ पथ को गड्ढा मुक्त करने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स और रूट साइन भी यहां लगा दिए गए। तो कांवड़ पथ पर किसी भी तरीके की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए साफ संदेश भी दिया गया कि जीरो टॉलरेंस नीति है। धर्म को किसी तरीके से चोट पहुंचती है, आस्था किसी तरीके से खंडित होती है या सुरक्षा में कोई चूक होती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले शिव भक्ति में लीन दिखाई पड़े। मंत्रोच्चार के बीच सीएम योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश में सुख, शांति और सनातन परंपरा की रक्षा का संकल्प दोहराया। भगवान शिव की भक्ति में लीन श्रद्धालु, हाथों में कांवड़ लिए हजारों शिव भक्तों की टोलियां और आस्था की इसी गूंज के बीच एक तस्वीर और देखी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की। रुद्राभिषेक, मंत्रों का उच्चारण, शिव भक्ति में लीन योगी। सावन के पहले दिन सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ साथ सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया। शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाकर आराधना की। मंत्रोच्चार के बीच वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ किया। लेकिन योगी की ये पूजा सिर्फ व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं थी, ये एक संकल्प था पूरे प्रदेश की सुख, समृद्धि और सुरक्षा का। योगी आदित्यनाथ ने महादेव की पूजा के साथ साथ कांवड़ यात्रा की सुरक्षा की कमान भी खुद ही संभाली है। चाहे हरिद्वार जाते शिव भक्त हों या फिर पश्चिमी यूपी के सबसे सेंसिटिव जोन से गुजरते कांवड़िए, हर किसी की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान योगी की प्राथमिकता है। सावन का महीना योगी के लिए कितना अहम है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए। मेरठ से मुजफ्फरनगर, लखनऊ से वाराणसी तक हर कदम पर सुरक्षा मुस्तैद है। हर श्रद्धालु की आस्था का कवच बनकर खड़ा है यूपी का प्रशासन। सावन में शिव भक्तों की आस्था को कोई खंडित ना कर सके, इसलिए हर अफसर से लेकर हर कांस्टेबल तक सीएम योगी के ऑर्डर पर 24/7 ड्यूटी पर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली से हरिद्वार तक कांवड़ पथ पर कांवड़ियों का जोश हाई, तो इन कांवड़ियों की आस्था से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, लिहाजा कांवड़ पथ पर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
कांवड़ पथ पर गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक मीट मंडी पर स्ट्राइक की जा रही है और जहां जहां खुले में मांस मिल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दिल्ली में भी इसी तरीके के मॉडल की डिमांड है। सावन में कांवड़ रूट पर यूपी में नॉनवेज। कांवड़ सेना चल पड़ी, बंद हुई भाईजान की मटन मंडी। सावन महीने के शुरू होने के साथ ही दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ पथ बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो गया है। चाहे दिल्ली हो या फिर यूपी, मैसेज क्लियर है। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्धता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लिहाजा दिल्ली में नॉनवेज पर बैन की मांग उठ रही है, तो यूपी में सावन के महीने में कांवड़ पथ पर नॉनवेज की दुकानों पर ताला लटक रहा है। यूपी में कांवड़ पथ पर सीएम योगी का साफ साफ निर्देश है, सावन में कांवड़ियों को अपवित्र करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी का निर्देश है तो योगी के सिपाही भी ग्राउंड पर हैं और अपने अपने इलाके में नॉनवेज की दुकानों पर रेड कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की है, जहां बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर कांवड़ पथ के पास बने मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए पहुंच गए। इस दौरान कई नॉनवेज शॉप में खुले में मीट बेचा जा रहा था, जिसके बाद मौके पर योगी फोर्स भी पहुंची और दुकानदारों को मीट बेचने से पाबंद कर दिया। दरअसल ये इलाका कांवड़ पथ के पास है, लिहाजा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का तर्क है कि मीट की दुकान का खुला रहना धार्मिक भावनाओं का अपमान है। सावन में कांवड़ के दौरान नॉनवेज पर योगी स्ट्राइक पर गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। साहब जैसा आदेश आएगा ऐसे हम बंद कर देंगे, जैसा आदेश आएगा। कैसे कदम मानते हैं? तो ये सावन में जब कह रहे तो आप जो खाते कोई है नहीं, काम भी नहीं होता इतना, तो बंद करने में फायदा होता है हम लोगों को। चिकन तो हम भी खाते हैं, मगर हमने खुद 15 दिन पहले ही बंद कर दिया है, तो 1 महीने नहीं खाने से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रशासन जो करेगा उसमें हम राजी। बिल्कुल सही है, ये मतलब हिंदुओं के आस्था का विषय है, इसमें बंद होना चाहिए, इसमें कोई गलत काम नहीं है। मैसेज क्लियर है, लिहाजा योगी फोर्स भी फुल ऑन एक्शन में है और शहर शहर नॉनवेज की दुकानों पर स्ट्राइक हो रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये सभी दुकानें आज से ही बंद हो गए हैं और लाइन से लगभग 15 से 16 नॉनवेज की दुकानें यहाँ पर हैं। लाइन से सभी दुकानें यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो लोग नॉनवेज की दुकानें चला रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन का आदेश है और वो हर साल अपनी दुकानों को कांवड़ यात्रा के दौरान बंद कर देते हैं और प्रशासन के आदेश के बाद दुकानों को ढका भी जाएगा, यानी जितने भी नॉनवेज दुकानें हैं यहाँ पर उन्हें ढक दिया जाएगा। यूपी में मीट शॉप पर योगी फोर्स स्ट्राइक कर रही है, तो दिल्ली में भी योगी मॉडल की मांग उठी है और सावन के दौरान दिल्ली के नॉनवेज दुकानों पर तालाबंदी की मांग हो रही है। कांवड़ यात्रा जो भी हमारे यहाँ से निकलेगी, हमारे दिल्ली में जिस भी क्षेत्र से निकलेगी, उस क्षेत्र में जितनी मांस की दुकान है वो बंद रहनी चाहिए और खासकर जिस दिन जल चढ़ेगा उस दिन में बंद रहना चाहिए। और रूट में जो गलत दुकानें हैं, गलत नाम से दुकान चल रही है, वो नाम अपना ठीक लिखे। किसी को भी कानून के तहत आकर के प्रेशराइज नहीं करते, लेकिन उसको जाकर के हम अनुरोध जरूर करते हैं कि आप अपनी दुकान को ठीक से ढक लें, काले शीशे लगा लें और कानून के तहत रह करके अपना काम करें। कांवड़ यात्रा का जहाँ पर भी रूट होगा वहाँ पर दुकानें आपको पूरी 100% बंद मिलेगी। तो ये शुरुआत है और हमने ये भी कहा था कि हम अपील करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो हम उसको भी दुकान जरूर बंद करवाएंगे। सवाल आस्था का है, लिहाजा दिल्ली हो या फिर यूपी, कांवड़ियों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाखों की संख्या में कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके गुस्से की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने जो लेकर कांवड़ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कांवड़ खंडित होने के आरोप लगा रहे हैं और ऐसे ही आरोपों पर फिर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। तो सवाल ये कि कांवड़ यात्राओं में शिव भक्तों के बीच में यह हुड़दंगी कौन?
कांवड़ पथ पर हुड़दंगियों का क्या काम? कानून तोड़ा तो कांवड़ सेना करेगी हिसाब। हमने अन्य गाड़ी की तोड़फोड़ की, हम इसके लिए हमसे गलती हुई। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ सेना पूरी तरह से चौकस है। खासकर कांवड़ियों की सुरक्षा तो की ही जा रही है, लेकिन कांवड़ियों के वेश में हुड़दंगियों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। और उसकी वजह है ये 4 तस्वीरें। तस्वीरें 4 हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल की कहानी एक जैसी। हरिद्वार से लेकर रुड़की तक और गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक कांवड़ियों के वेश में हुड़दंगियों ने जमकर बवाल काटा। सबसे पहले हरिद्वार की तस्वीर को देखिए, जहां कार से टक्कर लगने पर शिव भक्त भड़क गए और उसके बाद सारा गुस्सा गाड़ी पर निकाल दिया। लाठी डंडे लेकर इसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसका शीशा तोड़ दिया। कांवड़ियों का आरोप था कि गाड़ी लगने की वजह से उनकी कांवड़ खंडित हो गई। सड़क पर हुए इस बवाल के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और 3 कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद कांवड़िये माफी मांगते भी नजर आए। हमने अन्य गाड़ी की तोड़फोड़ की, हम इसके लिए हमसे गलती हुई। कांवड़ियों के गुस्से की ये तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की की है। गाड़ी से कांवड़ को थोड़ी सी टक्कर लगी और फिर संग्राम शुरू हो गया। पहले डंडों से गाड़ी के शीशे तोड़े, फिर गाड़ी के बोनट पर चढ़कर शीशा तोड़ा गया और फिर उसे गिराने की भी कोशिश की गई। इसके बाद ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तराखंड ही नहीं, यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ खंडित होने के बाद जमकर हंगामा किया गया। कांवड़ यात्री हाथ में लाठी लिए युवक को पीटते रहे और युवक हेलमेट से खुद को बचाता रहा। कांवड़ियों का आरोप था कि जानबूझकर उनकी कांवड़ खंडित की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ यात्रियों को समझाकर शांत कराया गया। कांवड़ पथ पर कुछ कांवड़ियों के हुड़दंग और बवाल की तस्वीर सामने आई तो फिर कांवड़ियों के लिए अलग कांवड़ पथ बनाने की डिमांड भी होने लगी। जब करोड़ों लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उनके लिए रास्ता भी अलग करें। बहुत से लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, अगर गाड़ी किसी की टच हो गई, ऐसे वीडियोस अब भी आ रहे हैं, तो वो उनकी गाड़ी भी तोड़ देते हैं और मार पिटाई भी होती है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के वेश में हुड़दंगी भी होते हैं, जो इस दौरान मारपीट और तोड़फोड़ कर सनातनियों का नाम खराब करने में जुटे हैं। लेकिन यूपी में योगी फोर्स और उत्तराखंड में धामी फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है और हुड़दंगियों पर पूरी नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक मुस्लिम युवक योगी और मोदी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। उसके बाद हिंदू संगठन इस वीडियो को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले इरशाद के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं और मेरठ में दंगे वाली साजिश का आरोप लगाते हैं। लेकिन जब जी मीडिया मौके पर पहुंचता है तो पहले इरशाद के घर वालों ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पड़ताल की तो पूरा सच सामने आया। मोदी और योगी ने तो कलमा पढ़वा दो अपने लोगों। भड़काऊ बयान, इरशाद का दंगे वाला प्लान। मतलब ये पूरा एक साजिश है और इसमें एनआईए जांच करे। कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश। देश के सबसे सेंसिटिव जोन में कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है और उसी सेंसिटिव जोन में पड़ने वाले मेरठ से माहौल खराब करने वाली साजिशें हो रही हैं। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले मेरठ के एक मुस्लिम युवक इरशाद का बयान न केवल वायरल हो रहा है, बल्कि इस भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है। अब इरशाद के उस बयान को सुनिए जिसमें मेरठ में माहौल बिगाड़ने की साजिश छिपी है। मोदी और योगी ने तो कलमा पढ़वा दो अपने लोगों को। पूरा चित्ती हूँ मैं भी, वो मैया करनी वही डर जाऊँ मेरे जन, समझ लो, थोड़ा कहना ज्यादा समझना। जब मोदी और योगी पर भड़काऊ बयान देने वाले इरशाद के घर जी मीडिया की टीम पहुंची तो पहले तो परिवार ने इस तरह के किसी भी वीडियो से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब जी मीडिया की टीम ने जहरीले बोल वाले वायरल वीडियो को इरशाद के घर वालों को दिखाया तो इस वीडियो की निंदा तो की ही,
लेकिन इरशाद के मानसिक सेहत ठीक ना होने का बहाना भी बना दिया। इनके दिमाग ऐसे हो रहा, पागल से हो गए ये। मेडिकल है, अब कल से भर्ती कर रहे, इतने पैसे नहीं है, कहीं एडमिट करके प्राइवेट दिखा लें। दवाई तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, 2 महीने हो गए इन्हें दिक्कत को, तो 2 महीने से हो रही है दिक्कत। 2 महीने से दिक्कत चल रही थी जी, अब ज़्यादा होगी, अब और ज़्यादा दिन पर दिन ज़्यादा ही होती जा रही है। हालांकि जब जी मीडिया की टीम ने इलाके में पड़ताल की तो बताया गया कि इरशाद पागल नहीं बल्कि उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं जी, पागल नहीं है वो, पागल नहीं है, पागल उसे बना रहे हैं। अगर वो पागल होता, मान के चलो, आप क्या योगी मोदी जी को गाली देता, अपने धर्म के बारे में गाली देता, अब उनके जो मुल्ला मौलवी हैं उन्हें गाली देता? नहीं, हमें गाली देगा, हमें कलमा पढ़वाएगा, हैं जी। उसके दिमाग में ये बात आ रही है, वो पागल नहीं है, पागल इसे बना रहे हैं वे लोग अब बचाने के लिए। सवाल हिंदू संगठन के लोग भी उठा रहे हैं। मतलब ये पूरा एक साजिश है और इसमें एनआईए जांच करे। उस मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री से रासुका की मांग है, देश के प्रधानमंत्री से एनआईए जांच की मांग है। इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल इसने इरशाद ने नहीं किया है, इरशाद के पीछे से करवाया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या इरशाद महज मोहरा है और मेरठ में माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड कोई और है? और क्या कांवड़ यात्रा से ठीक पहले ऐसे भड़काऊ बयान को वायरल करना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? मेरठ से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। किसी की हिम्मत नहीं कि कांवड़ यात्रा को बाधित कर सके, इसे कौन बाधित कर सकता है? तो क्या पुलिस खत्म हो गई? क्या पुलिस वहां मौजूद रही? क्या ये कानून लोग अपने हाथों में लेने लगे? बयान है अबू आजमी का। मैं कहा कि हमारे योगी बाबा जी वहां लगे और कांवड़ मार्ग पर फूल बरसाए जाते हैं, उस रास्ते पर शायद कोई मुस्लिम ढाबा नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन बाधित कर सकता है? और ऐसा है कि अगर ये इन्होंने चौकी बनाया है तो क्या पुलिस खत्म हो चुकी है? पुलिस नहीं यहाँ पर है क्या? अभी ये लोग अपने हाथ में कानून लेंगे? भाई पुलिस है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार भी है और बहुत ही मजबूती के साथ है। हमारे योगी बाबा जी लगे हुए हैं, वहाँ फूल बरसाते हैं। उस रोड पर कोई मुस्लिम ढाबा नहीं होना चाहिए, मुस्लिम को खाना नहीं भेजना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कांवड़ यात्रा को बाधित करने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई होगा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोग जो बात करते हैं, इनको लगता है कानून पर उनको भरोसा नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से, कांवड़ रूट पर जहां चाक चौबंद सुरक्षा की गई है, एसपी सिटी रणविजय सिंह पहुंचे हैं वहां पर। रंग फैलाने वालों को पुलिस की चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा कि माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने पूर्व वर्षों की भांति और जो हमारे शासन के दिशा निर्देश, अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं, उसके अनुरूप हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। लगभग 1 माह से हमारा ये सब चल रहा है। हम लोगों ने पुलिस के डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त सुविधाजनक, सुरक्षित और सुगम यात्रा हो कांवड़ियों की, इसके लिए हम लोगों ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। सभी मार्गों का भ्रमण किया गया, जहां जहां जो समस्याएं थी उसके बारे में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करके उसको ठीक कराया गया। खास करके जो हमारी सड़क और बिजली, ये जो चीज़ें हैं, इस पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए भी हम लोगों ने आसपास के जनपदों से और राज्यों से भी हमने समन्वय स्थापित किया है, ताकि आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसमें डाइवर्जन भी कर सकें। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो डिप्लॉयमेंट किया, उस डिप्लॉयमेंट में 10 जोन, 24 सेक्टर और 51 सब सेक्टर में हमने पूरे मुरादाबाद जनपद को बांटा है और सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने पुलिस बल। मीट की दुकान ही नहीं, शराब दुकानों को लेकर भी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक सावन महीने तक कांवड़ रूट पर बनी शराब की दुकानों में पर्दा रहेगा, ताकि शराब की वजह से कांवड़ियों की आस्था पर किसी तरीके को कोई प्रभाव ना पड़े। किसी श्रद्धालु कांवड़ यात्रियों की निगाह में ये शराब की दुकानें ना है, तो इनको पर्दों से ढकवाया जा रहा है, जिसे पूरी तरह से कवर्ड करने का काम जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। कांवड़ रूट का कायदा, वाइन शॉप पर पर्दा, आस्था से नो खिलवाड़, कांवड़ रूट पर बैन शराब। यूपी में तय हो गया है, कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को पर्दा से ढका जाएगा।
जरूरत पड़ने पर शराब की दुकान को बंद भी कराया जाएगा। और वजह है कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने। लिहाजा यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ रूट पर पड़ने वाले हर शराब की दुकान पर पर्दा डाला जा रहा है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक और मुजफ्फरनगर से रुड़की तक शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए शराब की दुकानों को पर्दे से ढका जा रहा है। गाजियाबाद में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर पर्दे डाल दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों की निगाह शराब की दुकानों पर न पड़े और उनकी आस्था खंडित न हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रियों का कई बार इस मामले को लेकर विरोध भी रहा है कि रास्ते में शराब की दुकानें खुली रहती हैं, ऐसे में किसी श्रद्धालु कांवड़ यात्रियों की निगाह में ये शराब की दुकानें ना आए तो इनको पर्दों से ढकवाया जा रहा है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कांवड़ रूट में पड़ने वाली दुकानों को ढककर संचालित किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दुकानों को बंद भी करवाया जाएगा। मेरठ में भी योगी फोर्स सड़क पर उतरी और कांवड़ रूट पर पड़ने वाले शराब की दुकानों पर पर्देदारी में जुटी है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। अलग अलग शहरों से कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचा जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है और इसी वजह से वहां पर कई जगह अप्रिय घटना भी तैनात हो रही है। लेकिन इसी बीच एसडीआरएफ के तैनात जवान ऐसे हादसों को टाल भी रहे। डूबते कांवड़ियों के लिए धामी फोर्स बनी देवदूत। और उसको बचाने के लिए ये देखिए, ये टीम यहाँ पर बीच में घुसी। हरिद्वार में टला बड़ा हादसा, कांवड़ियों का लाइव रेस्क्यू। ये टीम यहाँ पर बीच में घुसी, इसीलिए बार बार ये बड़ा जोखिम वाला काम है, इसलिए कांवड़ियों को ये सलाह दी जाती है। ये देखिए, सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और आज से ही कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। महादेव के भक्त अलग अलग राज्यों से बोल बम के जयकारों के साथ हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख आ रहे हैं। गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और भक्त गंगा में स्नान करके महादेव के लिए जल भर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान भोले के कुछ भक्त गंगा की लहरों में फंस गए। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक गंगा की लहरों में फंसकर बह रहा है और लोगों से मदद मांग रहा है। इस दौरान उस भक्त के लिए देवदूत बनकर आते हैं एसडीआरएफ के जवान। टीम यहाँ पर बीच में घुसी, इसीलिए बार बार ये बड़ा जोखिम वाला काम है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक कांवड़िया है जो कि बीच लहरों में आ गया और उसको बचाने के लिए ये देखिए, ये टीम यहाँ पर बीच में घुसी, इसीलिए बार बार ये बड़ा जोखिम वाला काम है, इसलिए कांवड़ियों को ये सलाह दी जाती है। ये देखिए कि जान को खतरे में ना डाले। ये देखिए, इस वक्त टीम ने इस वक्त तुरंत छलांग लगाई और इस कांवड़ियों को यहाँ पर बचाया है। डूब रहे कांवड़िए को गंगा की लहरों से बचाकर एसडीआरएफ के जवानों ने उसे अपनी बोट में बिठाया और प्राथमिक उपचार भी दिया। आराम से आराम से आराम से आराम से। ये देखिए, ये लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव रेस्क्यू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खींचे, आप आइए ऊपर आइए। ये देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जान का अपनी सुरक्षा का आप ख्याल रखें। ठीक हो आप? क्यों, कैसे आ गए बीच में? कैसे आ गए? स्नान करे थे तभी आ गए। पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि गंगा के किनारे आकर स्नान करें, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। बीच में क्यों आ गए? वहाँ फिसल गया था ना। वहाँ फिसल गया था, सही से आया वहाँ। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे धामी फोर्स के जाबाज जल सिपाही बिना देरी के भोले के भक्तों की मदद कर रहे हैं। गंगा की उफनती लहरों में एक युवक बह रहा था, तभी धामी फोर्स के ये सिपाही देवदूत बनकर उसकी जान बचाते हैं। कैसे हाथ बांध के कूदे थे, कैसे कूदे थे? कांवड़ घाट पर कांवड़ियों की 3 अलग अलग घटनाओं की वजह से सनसनी फैल गई थी। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और कड़ी मशक्कत के बाद
तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। कांवड़ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में भारी उत्साह है और भक्तों की भीड़ और उत्साह को देखते हुए धामी सरकार ने अपनी फोर्स को सड़क से लेकर गंगा की लहरों तक तैनात कर दिया है ताकि कांवड़ लेकर आने वाले को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हरिद्वार से प्रत्युष खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बार-बार ये बड़ा जोखिम वाला अवैध लाउड स्पीकर पर सीएम फडणवीस ने बयान दिया कि मुंबई में लाउड स्पीकर पर एक्शन लिया जाएगा। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में 1608 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा लिया गया, जिनमें कि 1149 मस्जिद हैं, जबकि 48 मंदिर हैं, 10 चर्च हैं और 4 गुरुद्वारे हैं, जिन पर अवैध लाउड स्पीकर लगे हुए थे और अवैध लाउड स्पीकर्स को हटा लिया गया। तर मुंबईमध्ये 1608 धार्मिक स्थळांवरचे भोंगे आपण हटवले आहेत, ज्यामध्ये 1149 मशिदी आहेत, 48 मंदिरं आहेत, 10 चर्च आहेत, 4 गुरुद्वारा आहेत आणि 147 इतर अशा प्रकारच्या एस्टॅब्लिशमेंट आहेत। आता या क्षणी मुंबईतल्या एकाही धार्मिक स्थळावर भोंगा नहीं। और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुंबई का डीएनए हिंदू है और बीएमसी में हमेशा भगवा ही रहे। फूल टोपी दाढ़ी वालों ने वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से के वोट से एमएलए बना हूं। उन्होंने कहा कि क्या मुझे उर्दू बोलने वालों का समर्थन करना चाहिए। आपल्या देवी देवतांचं कसं संरक्षण दिलं जात आहे, कोणीही आपल्या मंदिराकडे वाकड्या नजरेने पाहू शकत नाही, एवढी ताकद तुमच्या लोकप्रतिनिधीमध्ये असल्यामुळे आपल्या संजय भाईंनी कसं सांगितलं, सरकार तुमचं आहे, हिंदू समाजाने निवडून आणलंय, आपल्या गणेश चतुर्थीला दिला नाही चांगला दर्जा, आपलं सरकार आहे म्हणून आपल्या देवी देवतांची सुरक्षा केली जाते। दुसऱ्यांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात होतं का या सगळ्या गोष्टी। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम से हैरान करने वाली वारदात सामने। गुरुग्राम में एक होनहार टेनिस प्लेयर राधिका को उसके पिता ने सिर में गोली मार दी। इस हत्या की वजह लोगों का ताना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मर्डर केस में जांच कर रही है। राधिका यादव, जो एक स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी थी, जो आईटीएफ में करियर की सर्वोच्च 113वीं रैंकिंग हासिल कर चुकी थी, जो अपनी टेनिस एकेडमी में कई लड़कियों को टेनिस सिखाती थी, लेकिन कल अचानक इस होनहार राधिका यादव की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके पीछे अब तक 2 कारण सामने आए हैं। पहली कि पिता को बेटी की कमाई खल रही थी, सफल होती बेटी की टेनिस एकेडमी से दिक्कत थी, अपने पैरों पर खड़ी होने वाली बेटी को लेकर लोगों के ताने झेलना। और दूसरा कारण ये कि पिता दीपक यादव को बेटी राधिका का इमानुल हक के साथ रील बनाना पसंद नहीं था। हालांकि इनमें से कौन सा कारण बड़ा था, ये खुलकर सामने नहीं आ पाया है, मगर ये जरूर साफ हो चुका है कि एक पिता ने झूठी शान के लिए अपनी होनहार बेटी को 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड की जो वजह बताई गई है, उसके मुताबिक सुबह दीपक का अपनी बेटी राधिका से टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद हुआ था। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने पीछे से उसे अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां मार दी। तेज आवाज सुनी तो चाचा कुलदीप राधिका को देखने पहुंचे। उन्होंने राधिका को रसोई में खून से लथपथ पड़े पाया, जबकि पिस्टल ड्राइंग रूम में पड़ी थी। गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में कल इसी मकान में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता ने 3 गोलियां मारकर बेटी की हत्या की गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राधिका के ही घर पर हूं। जिस तरह से राधिका इसी मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। जिस समय दीपक यादव ने इस वारदात को अंजाम दिया,
उस समय घर में राधिका के भाई, मां और ग्राउंड फ्लोर पर चाचा कुलदीप अपने परिवार के साथ थे। गोली लगने के बाद राधिका को लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान राधिका की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि राधिका को एकेडमी के लिए 1.25 करोड़ रुपए भी उनके पिता दीपक यादव ने ही दिए थे, लेकिन 1 महीने बाद ही उसने एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 15 दिन से घर में क्लेश था, बाप बेटी में रोजाना झगड़ा हो रहा था। लोग आरोपी दीपक को ताना मारते थे कि बेटी के पैसों पर पल रहा है, जिससे चिढ़कर दीपक ने बेटी को घर पर बैठने को कहा, साथ ही सोशल मीडिया से वीडियो और रील्स डिलीट करने को कहा। ये म्यूजिक वीडियो राधिका ने इमानुल हक नाम के सिंगर एक्टर के साथ शूट किया था, जिसे लेकर लोग दीपक को ताने मारते थे। दीपक यादव ने बताया कि उसकी बेटी के चरित्र पर लोग उंगली उठाने लगे, जिसके चलते वो राधिका से बार बार इन वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहता था। मगर जब राधिका ने अपने पिता की कोई बात नहीं मानी, तो आखिर उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का, जहां छांगुर के धर्मांतरण रैकेट में नया खुलासा हुआ और एटीएस की जांच में सामने आया कि छांगुर की विदेशी फंडिंग 100-200 नहीं बल्कि 500 करोड़ की थी, और इसमें नेपाल से लेकर पाकिस्तान और सऊदी तक कनेक्शन जुड़ा है। इसी बीच छांगुर के करोड़ों की कोठी में आज एटीएस की टीम फिर पहुंची और इस बार एटीएस के साथ छांगुर खुद भी मौजूद रहा। काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। रेहरा माफी गांव में बनी छांगुर बाबा की इस आलीशान कोठी की ध्वस्त होती दीवारों के पीछे छिपा काला सच एक एक कर बाहर आ रहा है, जो बता रहा है कि धर्मांतरण का काला खेल कैसे खेला जा रहा था, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये साजिश कितनी गहरी और बड़ी है, और अब इसे लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसमें कई देशों का कनेक्शन सामने आ रहा है। खुलासे के मुताबिक छांगुर को करीब 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई, जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के माध्यम से हुआ था। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 खाते खुलवाए गए थे, और उन्हीं में से धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे भेजे गए। एजेंट 5% कमीशन लेकर नेपाल के खातों से पैसे निकालकर छांगुर तक पहुंचा देते थे। रायबरेली से पकड़े गए साइबर अपराधियों को भी इस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिनके तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हैं। इस गिरोह ने करीब 700 करोड़ का लेन देन किया। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था, और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। एटीएस की जांच में छांगुर के कई कनेक्शन सामने आ रखे हैं, जिनकी जांच की जा रही है, और इसमें सबसे अहम कड़ी बैंक अकाउंट है। छांगुर के 6 बैंक खाते हैं, जिनमें 34 करोड़ 22 लाख रुपए है, जिसे एटीएस संदिग्ध मान रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर के नेटवर्क में जुड़े हुए लोग पहले विदेश से नेपाल के बैंक खातों में पैसे मंगवाते थे, वहां से नेपाली करेंसी में पैसा निकलवा कर भारत पहुंचाते थे। इसमें कैश डिपॉजिट मशीन की भी मदद ली जाती थी। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। छांगुर के धर्मांतरण वाले इस खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब होटल से छांगुर बाबा और उसकी हमराज नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का एक संगठित नेटवर्क चला रहा था। हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर और भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था।
अब तक की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा ने सैकड़ों लोगों का जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराया। अब पुलिस की जांच के मुताबिक यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर ने 15 साल से धर्मांतरण कराने की बात कबूल की। छांगुर ने बताया कि पिछले साल कार्रवाई शुरू होने पर वो नीतू के साथ बलरामपुर से लखनऊ के विकास नगर स्थित होटल में आकर ठहरा था। यहाँ उन्होंने 2 महीने रुककर धर्मांतरण नेटवर्क चलाया और वो कमरे से कम ही निकलता था। होटल कर्मी ने एटीएस को बताया कि छांगुर से मिलने एक वकील आया था। होटल स्टाफ दोनों को पति पत्नी समझता रहा, लेकिन पुलिस के दावों ने साफ कर दिया कि वो लंबे समय से एटीएस की रडार पर था और अब उसके पकड़े जाने के बाद एक एक कर उसके काले खेल से पर्दा उठने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं जलालुद्दीन कन्वर्जन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने है। इसका कई जिलों में, सिर्फ बलरामपुर में नहीं बल्कि कई जिलों में धर्मांतरण का कनेक्शन सामने आया। इसमें आजमगढ़ शामिल है, इसमें चिरखेट शामिल है, उसमें भी 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मई 2023 में कन्वर्जन पर एक्शन हुआ था और 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब छांगुर कब्जे में आया। कॉमेडी स्टार और एक्टर कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर कल जबरदस्त गोलीबारी हुई। उसकी तस्वीरें सबसे पहले राजनीति में कल हमने आपको दिखाई थी। अब इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाड़ी ने ली है, ये भी आपको बताया था। लेकिन फायरिंग के बाद से उनके घर की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया और भारत में भी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया। कनाडा का सर्रे इलाका, रात के अंधेरे में एक गाड़ी कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के आगे आकर रुकती है और कार के अंदर से एक शख्स रिवॉल्वर निकालता है और धाए धाए फायरिंग शुरू कर देता है। वो शख्स 1-2 नहीं बल्कि 12 राउंड फायर करता है। फिर से देखिए वीडियो। अगर कोई सामने होता तो इस ताबड़तोड़ फायरिंग में उसका बचना मुश्किल था। हमलावर ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसमें कैफे के बाहर एक कार में बैठा व्यक्ति गाड़ी के अंदर से लगातार फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी तक घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। जैसे ही गोलीबारी की खबर सामने आई, लोकल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई। पुलिस इस घटना को गंभीर सुरक्षा खतरे के तौर पर देख रही है और हमले के पीछे की वजह तलाशने में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि जो दुनिया को हंसाता है उसका 7 समंदर पार दुश्मन कौन है? कपिल शर्मा कनाडा में किसके टारगेट पर है? तो आपको बता दें कि जिस मोस्ट वांटेड आतंकी का एनआईए ने पोस्टर जारी किया था और उस पर 10 लाख का इनाम रखा था, उस हरजीत सिंह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें फायरिंग का कारण बताया गया। पोस्ट में लिखा कि कपिल शर्मा के शो में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया। हमारे धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे भावनाएं आहत हुई। हमने उनके मैनेजर से बहुत संपर्क किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगर कपिल शर्मा ने सभी के सामने माफी नहीं मांगी तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कपिल और उनकी पत्नी गिन्नी ने 6 जुलाई को ही कनाडा के सरे शहर में अपने आलीशान कैफे की ओपनिंग की थी। हफ्ता भी नहीं बीता था और कैफे पर हमले की वारदात हो गई। हमले के बाद से कैफे स्टाफ में दहशत का माहौल है। एनआईए वीएचपी नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या के मामले में हरजीत सिंह की तलाश कर रखी है। फायरिंग के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हरजीत सिंह कनाडा और भारत में जबरन वसूली, हत्या और गिरोह से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। वो बीकेआई की आड़ में काम करता है और उस पर कई टारगेट किलिंग और हत्या के प्रयासों का आरोप है। कौन है हरजीत सिंह लाडी? हरजीत सिंह खालिस्तानी संगठन बीकेआई का सदस्य है। पंजाब के नवा शहर का रहने वाला। अब हरजीत सिंह कनाडा में रहता है। आतंकी गतिविधियों में शामिल। एनआईए ने मोस्ट वांटेड भगोड़ा घोषित किया। 2024 में वीएचपी नेता की हत्या में शामिल 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। इस हमले के बाद कपिल शर्मा के मुंबई वाले घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस बल घर के बाहर तैनात है। मैं कपिल शर्मा के घर पर हूँ। डीएलएच एनक्लेव नाम की इस इमारत की 9वीं मंजिल पर कपिल शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित रेस्टोरेंट पर फायरिंग हुई है। इसी इमारत की 9वीं मंजिल पर अपने परिवार के साथ काफ़ी समय से कपिल रह रहे हैं और आप देखिए इस वक्त उनके घर के पास पुलिस पहुँची है। पुलिस सुरक्षा के लिहाज से पहुँची है। देखिए पुलिस वैन और यहाँ पर पुलिस इस वक्त अंदर जा रही है। पुलिस जाहिर है कि सुरक्षा
कि क्या यहाँ पर इंतजाम है, तमाम इंक्वायरी करने के लिए यहाँ आई है। अब सवाल यह कि एक छोटी सी टिप्पणी के कारण किसी की जान के दुश्मन बन जाओगे या फिर धर्म के नाम पर अपनी दहशत फैलाने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सेलेब्स के ऊपर हमले हुए हैं। कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी गायक एपी डिलोंग के घर के बाहर 1 सितंबर 2024 की रात को फायरिंग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 7 दिनों में 20 से ज्यादा मर्डर, एक हफ्ते के अंदर राजधानी में 2 बड़े कारोबारियों की गोली मारकर हत्या की। ये अपराध के आंकड़े हैं सुशासन सरकार वाले बिहार। अपराधियों का ये अड्डा बन चुका है। और फिर एक सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई। पटना में सरेआम बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। बिहार बना क्राइम हब, सुशासन की नींद टूटेगी कब? 7 दिन में 10 हत्या से मची सनसनी। सुशासन की सरकार फिर कैसे जंगल राज? चुनावी मौसम के बीच बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हफ्ते भर के अंदर ही सूबे की राजधानी पटना में ही एक और कारोबारी की सरेआम हत्या कर दी गई। पालीगंज इलाके के धाना गांव में बेखौफ बदमाशों ने बालू कारोबारी रमाकांत यादव को घर के बाहर गोली मारकर फरार हो गए। आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक अपराधी आता है, उन पर गोलियों की बौछार करता है, एक गोली सीने में मारता है, एक गोली पेट में मारता है और रमाकांत यादव की प्राण पखेरु उड़ जाए। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसका अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि अकेला लड़का आता है और रमाकांत यादव के सीने में गोलियां उतार देता है। देख के तो मालिक मार दिए थे गोली से। कौन मारा? लड़का, एक लड़का, अकेला लड़का? हाँ, अकेला था। अकेला था? कैसा हथियार रखे हुए था? छोटा वाला। छोटा वाला हथियार? हाँ, छोटा वाला। कितना गोली मारा? 2 बार मारा था ना। हाँ। तो गिर गया। हाँ। एक बार मारा था, खत्म हो जा रही था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, ये तस्वीरें ही बता सकती हैं। पूरा का पूरा परिवार गम और सदमे में है। बूढ़ा बाप जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, अब उसे अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा देना पड़ रहा है। देखिए, ये परिवार है रमाकांत यादव का। उनके बुजुर्ग पिता हैं, बैठे हुए हैं। आज इनका बेटा चला गया है, जो कि इस इलाके में कहा जाता है कि रमाकांत यादव की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, कोई अदावत नहीं थी। और रमाकांत यादव यहाँ अपने जो इनका बागान है, जहाँ पर बालू रखे हुए हैं, वहीं खड़े थे। बिहार की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 10 से अधिक लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन लगातार हो रही हत्याओं को रोक नहीं पा रही है। 7 जुलाई को मधुबनी में हमलावरों ने एक किसान को उसके घर से उठा लिया और उसे गोली मार दी। वैशाली में पैसे के लेन देन में बदमाशों ने सिर में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। दानापुर में एक स्कूल संचालक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ऐसी और भी घटनाएं हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। सिस्टम की लापरवाही आम लोगों पर कितनी भारी पड़ती। बारिश के अलग अलग हादसों की अलग अलग शहरों की आप तस्वीर देखेंगे तो समझेंगे। कहीं डूबने से, गड्ढे में गिरने से, कहीं पानी में करंट लगने से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन ऐसे हादसे सिर्फ एक छोटी सी खबर बनकर रह जाते हैं, क्योंकि ये हादसे साल दर साल होते जा रहे हैं। साल दर साल वायदे किए जाते हैं, लेकिन साल दर साल कोई बदलाव नहीं होता। बारिश फिर आती, लोगों की जान फिर जाती। आम इंसान सिर्फ बदहाली का शिकार होता है, हादसों का शिकार होता है। ये सिस्टम कभी सुधरता नहीं। सिस्टम की लापरवाही, चारों तरफ पानी, खतरे में जिंदगानी। कहीं डूब के, कहीं करंट से मरते लोग। जिम्मेदार कौन? मॉनसून ने आते ही सिस्टम और सरकार के सारे दावों की पोल खोल दी है। सारे दावे धरे के धरे रह गए जब सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगी। लोग बारिश रुकने के घंटों बाद भी
कई फीट जल जमाव से आना जाना पड़ रहा है। इस वजह से हादसे हो रहे हैं, कहीं डूब के तो कहीं करंट लगने से लोगों की मौत हो रही है। स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देखिए। गुजरात में शिकायत के बाद भी पुल पर ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा निर्दोष लोगों की जान चली गई और एक्शन में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सिस्टम मोरबी हादसे के बाद भी नहीं सुधरा। गुरुग्राम देश की साइबर और मिलेनियम सिटी का हाल देख लीजिए। सड़क, अंडरपास, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी और सोसाइटी में पानी भरा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की डेथ हो चुकी है, कहीं डूबने से तो कहीं बिजली के खंभे से पानी में करंट उतरने से। नोएडा में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां थीम पार्क के फाउंटेन में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना 7 जुलाई की है, लेकिन सिस्टम ने अब तक बाकी पार्कों में सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर पाई है। जबकि बीड में बारिश ने सिस्टम की लापरवाही की लाइव टेस्टिंग की, जब रोड की जांच करने पहुंचे इंजीनियर के सामने ही रोड धंसने से ट्रक पलट गया।